Hello everyone, welcome to Lucky Education and now we are going to discuss the new topic दलित पैंथर्स। तो दलित पैंथर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक हम कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और चैप्टर नंबर 7 है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। इसी का टॉपिक है दलित पैंथर्स। ठीक है, तो दलित पैंथर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो दलित पर हो रही अत्याचारों को रोकने के लिए ये बनाया गया था। 1972 में बनाया गया था, तो इसके बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, इस मूवमेंट को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी और क्या समस्या थी। देखो, आप सब लोगों को पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था और 1947 में इंडिया एक डेमोक्रेसी बन गया। और हम जब आज़ाद हो गए तो हमने एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सबको फंडामेंटल राइट्स भी मिले। और उन फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है राइट टू इक्वलिटी। ध्यान रखना, राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी के लिए जो अनटचेबल जो है, अनटचेबिलिटी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस अब नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आज की डेट में कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है तो वो फिर उसका मतलब कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और इन फंडामेंटल राइट्स में एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है जिसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी के अंदर अनटचेबिलिटी, जिसको छुआछूत बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल कतई ख़त्म कर दिया गया था। मगर आज़ादी से पहले आपको देखने को मिलेगा वर्षों हज़ारों सालों तक ये जो दलित कम्युनिटी है, ये जो अनटचेबल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन का सामना झेलना पड़ा है। ऑल्दो एक चीज़ और आपको याद रखनी है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म कर दिया गया है। आप किसी भी चीज़ के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, कलर के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और राइट टू इक्वलिटी में सभी को इक्वल स्टेटस दिया गया है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब बारे में कहा गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए, उसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा दलितों की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई थी। आज़ादी से पहले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी दलितों को उद्धार करने के लिए, दलितों का मतलब अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, बहुत सारे मतलब प्रयास किए थे। तो इनका भी मतलब एक बहुत योगदान है दलितों का अपलिफ्टमेंट करने में। मगर इनके प्रयासों के बावजूद भी, ये तो खैर आज़ादी के बाद आपको पता है इनका देहांत हो जाता है, तो उनके बाद भी दलितों की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी इंप्रूव नहीं हुई थी। कई जगह पर आज भी, इवन आज भी आप देखोगे कई जगह ऐसे पिछड़े एरिया हैं जहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। दलित कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। पहले के टाइम पर भी आपको पता होगा दलितों को मतलब गाँव से बाहर मतलब रहने के लिए मतलब इनको बोला जाता था। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था, रेप्स किए जाते थे, ब्रुटलिटीज़ की जाती थी, बहुत बुरी तरह अपशब्द बोले जाते थे, इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी। इनको कॉमन जो वेल्स हुआ करते थे वहाँ पे पानी नहीं भरने दिया जाता था, इनके बच्चों को आम बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में इनकी प्रवेश वर्जित था। तो इतनी सारी समस्याएं थी और देश आज़ाद होने के बावजूद भी ये कई जगह पर ये समस्याएं समाप्त नहीं हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 1972 में ये ब्लैक पैंथर दलित पैंथर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो जो मतलब दलितों पर हो रही जो अत्याचार हो रहे थे उसको रोकने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओवरव्यू आपको मिली गया है, अपनी बुक में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक पोएम दे रखी है, ये हमारे एक पोइट हैं नामदेव दसल, जो एक प्रकार से फाउंडर भी हैं किसके, दलित पैंथर्स के। तो नामदेव दसल ने, ध्यान देना, जो दलितों पर कई सालों से, कई वर्षों से जो अत्याचार होता आ रहा है, उन दलितों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है जिसका नाम है पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस। ठीक है, दलित पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस जो वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, दलितों के लिए इस्तेमाल किया है, जो बहुत सालों से जो अत्याचार झेलते आ रहे हैं, जो बहुत सालों से जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस। और इनका जो उद्धारक इन्होंने बोला है कि इन पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस या इन दलितों का उद्धार करने वाला जो व्यक्ति है उसको इन्होंने बोला है, क्या बोला है, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, लेट मी टेल यू, सनफ्लावर गिविंग फ़कीर। सनफ्लावर गिविंग फ़कीर ये बोला गया है किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इन्होंने एक लिबरेटर बोला है। ये जो मतलब दलित कम्युनिटी है, जो मतलब बहुत वर्षों से एक प्रॉब्लम झेलती आ रही है, बहुत वर्षों से इनका एट्रोसिटीज जो झेलते आ रहे हैं, इनको तो इन्होंने बोला था पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस, और इनका उद्धार करने वाले को बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिबरेटर किस, और एक नाम दिया सनफ्लावर गिविंग फ़कीर। सनफ्लावर गिविंग फ़कीर यहाँ पे दे रखा है, सनफ्लावर गिविंग फ़कीर। तो ये सनफ्लावर गिविंग फ़कीर जो वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखना, इनके बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नामदेव
नामदेव धसल कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के एक कवि थे, जिन्होंने मतलब दलितों की कंडीशंस के ऊपर 1970s के टाइम पर एक पोइम लिखी थी। और इस मराठी पोइम में आपको देखने को मिलेगा पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है दलितों के लिए, जो कई सालों से, बहुत लंबे समय से कास्ट इनजस्टिस झेलते आ रहे थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलते आ रहे थे। और साथ ही साथ में सनफ्लावर गिविंग फ़कीर बोला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो कि लिबरेटर कहा है इनको, कि ये मतलब मुक्ति दिलाने वाले हैं। किसको मुक्ति दिलाने वाले हैं? दलितों को, इन पर हो रहे अत्याचारों से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इस पोइम में जो दलित कम्युनिटी है उस पर कई सालों से, जो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो आपको देखने को मिलेगा इन पर अत्याचार जो हो रहा है, तो उसी के प्रति एक गुस्सा प्रकट किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक टॉपिक इसी में दे रखा है, ओरिजिन ऑफ दलित पैंथर्स। ये दलित पैंथर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसमें क्यों का भी रीजन दे रखा है। भाई कुछ कारण थे। देखो, देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, देश आज़ाद हो गया, भारत में संविधान भी लागू हो गया और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इलेक्शंस 1951 में, 52 में फर्स्ट इलेक्शंस भी हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। मगर जो दलित बहुत सालों से जो पिछड़े पड़े थे, वो अभी तक भी कैसे हैं? पिछड़े हुए हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे, उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इनको जो रिजर्वेशन से दिया गया था, उसको भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब दलित कम्युनिटी के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लगा कि यार अब मतलब सरकार के इतने सारे प्रोविजंस के बावजूद भी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो फिर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, दलित पैंथर्स। खैर, बुक में जो दे रखा है वो चीज़ हम कवर कर लेते हैं। तो 1970s के टाइम पर, शुरू में जो 1970s का जो टाइम था, फर्स्ट जनरेशन दलित जो ग्रेजुएट थे। अब आपको पता है, जैसे ही देश आज़ाद होगा 1947 में, उसके बाद पहली जो जनरेशन आएगी दलितों की, और जो लोग ग्रेजुएट होंगे उनको इन्होंने बोला है फर्स्ट जनरेशन दलित। इन्होंने जो जनरली सिटी स्लम्स में रह रहे थे, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और कई सारे प्लेटफॉर्म्स में, मतलब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म इनका था दलित पैंथर्स। दलित पैंथर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेटेड दलित यूथ के लोगों का है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि दलित पैंथर क्या है। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? जो एक प्रकार से मतलब हथियार उठा ले अपने मतलब राइट्स को प्राप्त करने के लिए। जब कई बार मतलब बात शांति से नहीं बनती है, तो फिर कई बार लोग क्या है, उग्रवादी हो जाते हैं, मिलिटेंट मतलब बन जाते हैं। तो मिलिटेंट में क्या होता है? हथियार उठा लेते हैं, मतलब अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने हथियार उठा लिए थे, या मतलब एक प्रकार से हिंसक बन गया था, और इन्होंने वायलेंट रेवोल्यूशन का रास्ता इन्होंने चूज किया था। जो कार्ल मार्क्स जो हैं, हमारे कार्ल मार्क्स आपने सुना होगा, एक पॉलिटिकल थिंकर है। इन्होंने कहा था कि अगर आपको मतलब अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप मतलब वायलेंट रेवोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन्हीं से ये कुछ प्रभावित थे। और साथ ही साथ में ये जो दलित पैंथर जो ग्रुप बना था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी और इनके विचारों से भी प्रभावित था। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलेगा, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का भी मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड जो दलित यूथ थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। इसको बनाया गया था महाराष्ट्र में 1972 में। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनको कब बनाया गया था, तो महाराष्ट्र में 1972 में इसको बनाया गया था। और बनाने वाले कौन कौन थे? कुछ व्यक्तियों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे राजा धाले, JB पवार, नामदेव धसाल। ये जो है ये इसके फाउंडर हैं, नामदेव धसाल, JB पवार और राजा धाले। किसके फाउंडर हैं? दलित पैंथर्स के। तो अब देश जब आज़ाद हो गया था, तो दलितों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया था, तो हमारे जो दलित ग्रुप थे, दलित ग्रुप जो थे, देश आज़ादी के आज़ाद होने के बावजूद भी, ये अभी भी जो ये कास्ट सिस्टम चल रहा था, परपेचुअल कास्ट में जो इनइक्वलिटीज़ थी, असमानताएं आपको देखने को मिल रही थी। रिच मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, और मतलब अपर कास्ट वाले बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड, रिच, लोअर कास्ट वाले बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए, उनको बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ, मटेरियल इनजस्टिस और कास्ट बेस्ड इनजस्टिस जो था, इनइक्वलिटीज थी, इनके खिलाफ कई सारे मतलब आपको देखने को मिलेंगे दलित ग्रुप्स बनते हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि मतलब दलित ग्रुप्स का उद्धार किया जा सके, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उनको सॉल्व करवाया जा सके। और आपको देखने को मिलेगा कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे रखी है इक्वलिटी और जस्टिस की। आपको मैंने बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी। इस राइट टू इक्वलिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी गारंटी दे रखी है कि आपके साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन सभी प्रकार से ख़त्म किया जाएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है, टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया है।
तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर इक्वलिटी और जस्टिस के लिए कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं, मगर ये भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ये भी ढंग से काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा ये भी एक समस्या थी दलित पैंथर्स के राइज होने की। Indian Constitution abolished the practice of untouchability. The government passed the laws that effect in 1960s and 1970s. Yet social discrimination and violence against ex-untouchable groups continued in various ways. तो आपको देखने को मिलेगा इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के बावजूद भी, इतने सारे नियम कानून होने के बावजूद भी देश के अलग अलग भागों में आपको देखने को मिलेगा दलित्स के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, ये समस्याएं चल रही थी। दलितों के जो सेटलमेंट होते थे, सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको जनरली देखने को मिलेगा कि मेन जो आपका विलेज होता था उससे बाहर मतलब इनको बसने दिया जाता था, मतलब गांव के लोगों के साथ इनको बसने नहीं दिया जाता था, मतलब समाज से बाहर रखा जाता था। आप सोचो यार, आप समाज से बाहर रख रहे हैं तो आप देश आज़ाद हो गया, तब फिर क्या फ़ायदा, ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर भी इनको थोड़ा अजीब सा फील होता था। और इनको कई बार जो कॉमन सोर्सेस होते हैं, जैसे कुआँ जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो सोर्सेस होते हैं, वहाँ पर जाने से मना कर दिया जाता था। रिवर्स, पॉन्ड या मतलब वेल, वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था। प्लेग्राउंड्स में मतलब बाकी बच्चे खेल रहे तो उनके बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जाता था। या फिर मान लो मंदिरों में इनकी एंट्री बैन कर रखी थी। ये सारी समस्याएं थी। और दलित जो महिलाएं थी उनको डिसऑनर किया जाता था, बेइज्जती की जाती थी, गाली वाली देते थे। ये सारी समस्या, आप सोचो यार, मतलब देश आज़ाद हो गया तब भी महिलाओं की इतनी कंडीशन ख़राब है ज़्यादा, स्पेशली एक पर्टिकुलर कैटेगरी की महिलाओं की। तो फिर लोगों को गुस्सा तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर झेलने को मिलती हैं। किसको? दलित को, अपनी कास्ट के नाम पर। लीगल मैकेनिज्म प्रूव्ड इनएडिक्वेट टू स्टॉप इकोनॉमिक एंड सोशल ऑपरेशन ऑफ दलित। मतलब सरकार ने जो लीगल प्रोविजन बना रखे थे कि भाई हम सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी लेकर आएंगे, और ये जो मतलब दलित पिछड़े हुए हैं इनको हम आगे लेके आएंगे, रिजर्वेशन देंगे, इनकी कंडीशन इंप्रूव करेंगे। ये सारी प्रोविजंस क्या हो जाते हैं, इनसफिशिएंट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ज़्यादा इनका फ़र्क नहीं पड़ता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, आपको पता होगा, दलितों को सपोर्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है इनके जाने के बाद। इस पार्टी में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा सीट ये मतलब एक्वायर नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा मतलब इनको पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं मिल पाती है। बाद में आपको इस पार्टी में भी आपको देखने को मिलेगा लगातार स्प्लिट्स होने लगते हैं, ये भी इनफेक्टिव हो जाती है। जब इतनी सारी समस्याएं हो रही थी, इतनी सारी समस्याएं दलित कम्युनिटी झेल रही थी, पॉलिटिकल पार्टी जो बनी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी फेल हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए थे वो भी फेल थे। सरकार की जो स्कीम्स थी वो भी इनको इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी कंडीशंस, और हर जगह पर इनके साथ मतलब एट्रोसिटीज़ हो रही थी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर दलित पैंथर्स का राइज होता है। और दलित पैंथर्स ने मतलब यहाँ पर दलित राइट्स को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मतलब एक ऑर्गेनाइज किया, और जहाँ जहाँ पर एट्रोसिटीज होती थी वहाँ पर जाते थे और मतलब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे। ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशंस एंड सच पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिमांड। तो ध्यान रखना, जो दलित पैंथर जो ग्रुप बना था, इनका मतलब जो डिमांड थी, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी कि जो रिजर्वेशंस की जो दिया गया है, सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन को अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, लागू करवाना चाहिए। और सोशल जस्टिस की जो पॉलिसीज़ हैं, समाज में इक्वलिटी लाने की जो पॉलिसीज़ हैं, वो भी अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। अब एक्टिविटीज़ ऑफ दलित पैंथर्स, तो इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटीज ऑफ दलित पैंथर्स मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज ऑन द दलित इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जहाँ जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पर दलित लोगों के साथ वो अत्याचार हो रहा था, दलित लोगों पर एट्रोसिटीज हो रही थी, वहाँ पर दलित पैंथर जो इसके जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। दलित पैंथर में थे भी कौन, इसमें जनरली आपको एजुकेटेड दलित यूथ देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे करके इसका मतलब जो संख्या है इनके लोगों की बढ़ती जाती है। तो जहाँ जहाँ पर अत्याचार होता था वहाँ पर जाते थे, और ये फिर वायलेंस का इस्तेमाल करते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड एजिटेशंस ऑन द पार्ट of Dalit Panthers along with like-minded organizations over the issue of atrocities against Dalits, the government passed comprehensive law in 1989 that provided the rigorous punishment for such act। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरकार भी यहाँ पर थोड़ी और झुकती है, और सरकार ने देखा कि यार ये दलित पैंथर और भी ऐसे दलित पैंथर जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये लगातार इशू उठा रहे हैं। किसका इशू उठा रहे हैं? दलित का इशू उठा रहे हैं। दलित पर जो एट्रोसिटीज हो रही है उस पर उसके प्रति ये इशू उठा रहे हैं। तो सरकार भी एक मतलब लॉ पास करती है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ
पास करती है 1989 में, जिसमें रिग्रेस पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया था अगर कोई ऐसा एक्ट करता है। अगर अब दोबारा से जो एससी कम्युनिटी है, जो दलित कम्युनिटी है, उस पर अगर दोबारा से ऐसे अत्याचार किए जाएंगे तो उन पर मतलब ये एक्ट मतलब लग जाएगा। ठीक है, तो एक्ट कौन सा था बुक में तो नहीं दे रखा, मगर मैं यहाँ पे लिख दिया है, SC&SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ध्यान रखना, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये बनाया गया था ताकि मतलब इन पर होने वाली एट्रोसिटीज को रोका जा सके। The ideological agenda of Panthers was to destroy caste system and to build an organization of all oppressed sections like landless poor peasants and urban industrial workers along with Dalits। तो देखो इनका एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा क्या था दलित पैंथर का, कि कास्ट बेस्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ये इनका एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा था कि ये कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहाँ पे जितने भी ऑप्रेस्ड सेक्शंस हैं, ऑप्रेस्ड सेक्शन का मतलब जितने भी लोग, जितने भी समाज, जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। और इसमें इन्होंने किन किन को इंक्लूड किया था, लैंडलेस पुअर पीजेंट्स को इंक्लूड किया था, अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को इंक्लूड किया था, दलित के साथ साथ। तो ये इनके दो मतलब गोल थे, एक तो कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहाँ पे जितने भी ऑप्रेस्ड सेक्शन है उनको एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया जाए। इस मूवमेंट ने, ध्यान देना, जो मूवमेंट चला था दलित पैंथर्स का मूवमेंट, जो दलित एजुकेटेड यूथ था उसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि ये यूथ अपनी मतलब एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी को यहाँ पे शो कर सके। दलित राइटर, आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, जो दलित राइटर थे जैसे JV पवार और नामदेव दसाल, ये ऐसे कई सारे जो दलित राइटर्स थे, इन्होंने इस कास्ट सिस्टम में होने वाली जो ब्रूटलिटी जो हो रही थी, ये जो अत्याचार हो रहे थे मतलब दलित लोगों पर, इनके खिलाफ कई सारे मतलब अपने मतलब लेख लिखे, कई सारी ऐसे बुक्स पब्लिश की थी और कई सारी ऑटोबायोग्राफीज में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही हैं, इनके अलावा और भी कई सारे मतलब लोग थे, राइटर्स थे, जिन्होंने इस समय जो दलितों पर एट्रोसिटीज हो रही थी उनको अपने लेख के माध्यम से मतलब शो किया और ताकि मतलब लोगों को बताया कि भाई यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। ये जो वर्क है, ये जो लिटरेरी वर्क जो हैं कई सारे इनके राइटर्स के, इनसे हमें पता चलता है किसके बारे में, कि जो डाउन ट्रोडन सोशल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको कितना मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। डाउन ट्रोडन मतलब वही पिछड़े जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, ठीक है, इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, लिटरेरी वर्क से पता चलती है और इससे पूरा की पूरा मराठी लिटरेरी वर्ल्ड एक प्रकार से शॉक हो जाता है। अब ये जो दलित पैंथर्स है क्या अभी भी एग्जिस्ट करता है? देखो दलित पैंथर्स ने वाकई में स्टार्टिंग में मतलब आपको देखने को मिलेगा जो दलित लोगों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है, मगर बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे स्प्लिट्स हो जाते हैं और फिर फाइनली ये डिक्लाइन हो जाता है और इसी में से फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉई फेडरेशन, पाम से बन जाता है। तो ध्यान रखना, जब ये दलित पैंथर्स ख़त्म हो जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसमें से बन जाता है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगर शॉर्ट में आपसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दलित पैंथर्स, तो इतने सारे पॉइंट लिखने हैं कि दलित मूवमेंट दलित यूथ के द्वारा स्टार्ट किया गया था अर्ली 1970s में। दलित यूथ अपने आप को दलित पैंथर्स कहते थे। दलित पैंथर जो, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये बना कब था? 1972 में महाराष्ट्र में बना था। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था और ख़ास बात, ये मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ था ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ US एंड साउथ अफ्रीका। आपको देखने को मिलेगा USA में भी आपको जो ब्लैक लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ। USA के जो वाइट लोग हैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो वहाँ पर भी एक मूवमेंट चला था ब्लैक पैंथर मूवमेंट। तो उससे भी ये हमारा जो दलित पैंथर है ये उनसे प्रभावित हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। और इन्होंने मतलब आपको देखने को मिलेगा मास एक्शन, अगर मतलब जहाँ जहाँ पर मतलब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ पर मास एक्शन किया, मतलब इकट्ठा मिलके कई सारे लोग मिलके जाके मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जहाँ जहाँ पर मतलब कानून की मतलब कमी थी, लीगल मैकेनिज्म की कमी थी, मतलब कानून कमज़ोर था, वहाँ पर इस दलित पैंथर्स ने जाके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया था। और इन्होंने डिमांड की थी कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसको अच्छी तरह से क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, अच्छी तरह से लागू किया जाए। और ये जो दलित पैंथर्स मूवमेंट है एजुकेटेड दलित यूथ को एक प्रकार से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। और इसके बाद जब ये
डिक्लाइन हो जाता है, जब ये ब्रेक हो जाता है, जब ये टूट जाता है, तो इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो यहाँ पर ये हमारा जो दलित पैंथर्स वाला टॉपिक है ये फिनिश होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।